बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी अच्छी दुआएं मांगें और हमें ज़रूर उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि आप तो हमेशा हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज क्योंकि जुम्मा है तो हमने सोचा कि किसी अच्छी सी पॉजिटिव सी दिल को खुश करने वाली बात करते हैं, रादर दैन हमेशा हम लोग किसी न किसी नेगेटिव चीज़ को पिन पॉइंट करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आज उस पर बात करते हैं। जुम्मे का दिन, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जुमेरात है, सदका खैरात देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जुम्मे का दिन है, हमें लंगर का एहतमाम कर लेना चाहिए। लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा। मंगल, कुछ लोग मंगल कहते हैं कि जी मंगल को दे देना चाहिए सदका खैरात। देखिए, कोई भी लम्हा जब आप किसी इंसान के काम आते हैं वो बरकतों वाला और पॉजिटिविटी का ही लम्हा होता है। अब डिपेंड करता है कि आप नेकी या पॉजिटिव काम किसको कंसिडर करते हैं। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि भाई अगर कोई अच्छा काम करना है तो वो कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए। किसी का घर बनवा दिया, किसी की छत डलवा दी, किसी को ज़मीन ले दिया, किसी की बेटी की मुकम्मल शादी की ज़िम्मेदारी ले ली, किसी के बच्चे की सारी तालीम की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं व्यूअर्स, और डेफिनेटली अगर आप साहिब हैसियत हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे काम ज़रूर करें। लेकिन हर बंदे की ये पोजीशन नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे बड़े काम के इंतज़ार में छोटे छोटे लम्हे जहाँ पे हम अच्छे काम या पॉजिटिव काम कर सकते हैं वो मिस हो जाते हैं, या हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। व्यूअर्स, चाहे एक बहुत बड़ी नेकी करें या छोटी छोटी नेकियां कंसिस्टेंटली करते जाएं, नेकी तो नेकी है। क्या पता कि आपके किसी एक छोटे से पॉजिटिव अमल से आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाए। लोग हमेशा बड़ी चीज़ के पीछे भागते हैं। मैं ये कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके बहुत बड़े काम भी किए जा सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, वो छोटी छोटी नेकियां क्या हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी की ज़िंदगी में टेम्परेरी रिलीफ या सुकून आ जाए। बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? किसी ऐसे बच्चे की फ़ीस दे देना जिसके पेरेंट्स उसकी फ़ीस नहीं अफोर्ड करते, या उसकी किताबें ले देना कि भाई माँ बाप फ़ीस और बाकी चीज़ें तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे की पूरे साल की स्कूल की किताबें वो नहीं अफोर्ड करते, तो बच्चे की स्कूल की किताबें ले दी। जब किसी ज़रूरतमंद को आप कपड़े लेके देते हैं तो वो भी एक नेकी होती है। अच्छा, अगर कोई ज़रूरतमंद है और आप नए कपड़े नहीं भी लेके देते, लेकिन अपनी अलमारी में से अच्छे वो कपड़े जो आप खुद भी पहनते हैं, जिनकी हालत अच्छी है, वो भी किसी को पास ऑन करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट नए कपड़ों वाली बात हो जाती है। मसला तब आता है जब हम अपने पुराने घिसे पिटे कपड़े, जिनमें पेवंद लगी हुई है, फटे हुए हैं, उनकी हालत ख़राब है, जब वो हम किसी को पास ऑन करते हैं, तो जब वो कपड़े इस काबिल नहीं है कि हम पहने, तो वो दूसरों को देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आप किसी को कपड़े देते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस किस्म के देते हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। इसी तरह अगर कोई आपके दरवाजे पे आता है, दस्तक देता है, उसको भूख लगी हुई है, उसको खाना खिला देना। कोई मज़दूर है, आप उसे काम करते हुए देख रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, आप जाके कोई एक देग अरेंज करके उस कंस्ट्रक्शन साइट पे देग दे देते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिनका घर बन रहा है वही उन मज़दूरों को खाना पीना खिलाएं। हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हमारी तरह वो भी इंसान है, तो हम उनके लिए इस तरह आसानी पैदा कर सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग है, उनको रोड क्रॉस करा देना, या कोई बुज़ुर्ग आपके इलाके में रहते हैं, आपको पता है कि वो अकेले रहते हैं, आप अपना सौदा घर का लेने के लिए जा रहे हैं, उनको भी कहें कि जी आपने कोई अगर सौदा लेना है तो हम साथ ही चलते हैं, गाड़ी में ले जाना है या बाइक पे ले जाना, उनके लिए भी थोड़ी आसानी पैदा कर देना, घर तक उनको पहुंचा देना, कभी रोड क्रॉस करा देना। ये वो छोटी छोटी नेकियां हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। भूखे को खाना खिलाने की भी बात की। जब आप किसी दुखी इंसान को तसल्ली देते हैं, आजकल व्यूअर्स सारे ही किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सुन लेते हैं, उनके दुख में उनका साथ दे देते हैं, थोड़ी उनको से तसल्ली दे देते हैं, तो उससे भी एक आप एक बहुत नेक अमल कंसिडर कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को पैसों से भी ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि कोई इंसान प्यार से उनसे बात कर ले, उनकी थोड़ी सपोर्ट कर ले, उनसे अच्छे तरीके से पेश आ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी
नेकी है। अच्छा, किसी जानवर को पानी पिला देना, जैसे गर्मियों में मैंने देखा बहुत से लोगों ने अपनी छतों पे या अपने पोर्च में या अपने घरों के बाहर एक कटोरी जिस तरह बाजरे की रखती और एक कटोरी मिट्टी की रखती पानी की, ताकि जानवर जो हैं वो आके पानी पी लें। हम तो अपने घर के बाहर बड़े दो वैसे भी मिट्टी के बर्तन रखते हैं जिसमें हम थोड़ा जानवरों के लिए, जिस तरह अगर कुत्ते या बिल्ली भूख लगी हुई हो तो कुछ खाना चाहे तो वो भी डाल देते हैं, और एक बड़े बोल के अंदर मिट्टी के बर्तन के अंदर कॉन्स्टेंटली हम पानी भरते रहते हैं। दिन में एक दफ़ा उसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर देते हैं और फिर उसके अंदर पानी भरते रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर उसमें फ्रेश पानी, क्योंकि अगर आप पानी सिर्फ भरते जाएंगे तो उसमें कई और वो उर्ली जैसी जम जाती है, तो वो भी फिर आप अगेन जो पानी आप नहीं पियेंगे वो आप जानवर को क्यों डाल रहे हैं। सो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। जब कोई शख्स सफाई करते हैं, जिस तरह आपके घर के बाहर से कोई कूड़ा उठाने के लिए आता है या सफाई करता है, या गली का सिक्योरिटी गार्ड आपके पास से गुजरता है, तो उसको सलाम करना, उनकी तबीयत का पूछना, 2 मिनट के लिए उनको टाइम दे देना, ये सब नेकियां छोटी लगती हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा और गहरा असर होता है व्यूअर्स, और आपकी नेकियों में इजाफा होता चला जाता है। नेकी के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स, जिगरा चाहिए होता है, दिल चाहिए होता है। और याद रखें, अल्लाह के नज़दीक कोई भी अमल छोटा नहीं होता। छोटा बड़ा हम उनको बनाते हैं, हम इम्प्रेस होते हैं कि ओ फ़लाँ सेठ ने इतने करोड़ का चेक साइन कर दिया फ़लाँ इदारे को, तो हम तो नहीं अफोर्ड करते। चलो जी, उन्होंने बड़ा चेक लिख दिया ना, वो उनके नसीब, वो उनकी किस्मत, वो उनकी नेकियां, वो उनके अमाल। हम अपने ऊपर तवज्जो दें, हमारी जितनी औकात है हम उस हिसाब से आगे चले। मुकाबलेबाजी में पड़ेंगे इन चीज़ों में भी तो क्या फ़ायदा। वैसे ही व्यूअर्स हर चीज़ में मुकाबलेबाजी है, रीलें हो गई, सोशल मीडिया हो गया, ज़िंदगी में हमारे पास क्या है, हमारे हमसायों के पास क्या है। बहन ने सोने का सेट उसके मियाँ ने लेके दिया तो अपने मियाँ के पीछे पड़ना है कि भाई उसका मियाँ तो उसको हर साल सोने का सेट लेके देता है, तो आप तो मुझे एक मुंदरी एक अंगूठी तक नहीं लेके देते। सो बात ये कि इन सब चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए कि अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें और नेकियां भी उसी हिसाब से करें। और अगर आप बढ़ चढ़ के कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी मदद से किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाए और आपको पता भी ना चले। तो व्यूअर्स, कोशिश करनी चाहिए आज से ही कि अपनी ज़िंदगी में हम ये आदत बना लें कि जहाँ पे जिसके लिए जो कर सकते हैं वो करें। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम। देखिए, आप नेकियां करते चले जाएं। आप सोचें कि जिस तरह हम अपने अकाउंट के अंदर पैसे डालते चले जाते हैं और वो जमा होते जाते हैं और उनको तो हम इन कैश करा लेते हैं ना, नेकियां तो आपको आखिरत पे आपके बैंक अकाउंट में होंगी और वो आप कैश करेंगे और उन्हीं से डिसाइड होगा कि जन्नत या जहन्नम। और अगर हमने अपनी इस दुनिया को भी जन्नत बनाना है तो इस दुनिया को जन्नत बनाने का बेहतरीन तरीका है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। छोटी सी नेकियां करें, चाहे वो किसी की तरफ मुस्कुराना हो, सलाम में पहल हो। व्यूअर्स प्लीज़, हम ये जो नाप तोल के चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ना, जब हम ये करनी छोड़ देंगे ना तो फिर आपकी नेकियों में भी इतना इजाफा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा सुकून आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात मैं याद कराना चाहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, आज से ही अगर हम ये अमल करें, हमारे जहन में ये बात फिट हो गई है कि सलाम करना सिर्फ बच्चों का फ़र्ज़ है या हमारे से कम उम्र लोगों का फ़र्ज़ है। ये एक ज़रा टॉपिक से हट के बात है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले दिनों एक फ़ैमिली में मैंने ये मामला देखा कि थोड़ा सा बड़े घर के जो छोटे हैं उनका एक घर के बड़े के साथ इख्तलाफ था किसी बात पे या जो भी, तो वो यंग लोग जब आए तो उन्होंने उनको सलाम तक नहीं किया, तो फैमिली में बहुत बड़ा इशू बना और बच्चों को आगे से ये बात कही गई कि बेटा आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप सलाम करें। तो उनका रिस्पॉन्स आगे से ये था कि हम तो 10 दफ़ा सलाम कर चुके हैं, क्योंकि वो सलाम का जवाब नहीं देते तो हमने सलाम कहना छोड़ दिया। तो फिर उनको यही बात समझाई गई कि बेटा आप 1000 दफ़ा सलाम करो, आपको जवाब नहीं मिलता, आपने सही काम कर दिया, अगला नहीं करता वो उसकी मिस्टेक है। दूसरी बात व्यूअर्स, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट रोल मॉडल हम सब के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आपने हमेशा सलाम में पहल की, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। हमेशा आपने कभी किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो आपसे पहले आपको कोई सलाम कर दे। सो व्यूअर्स, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस चीज़ में फ़र्क नहीं किया कि किसको पहले सलाम करना है और किसको बाद में करना है, आप तो सलामती की दुआ दे रहे हैं और हमें तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को सलाम हमेशा करना चाहिए और उनके साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी से दुश्मनी भी है तो सलाम ज़रूर करना है, उसके बाद आपने कोई बात नहीं करनी, वो आपकी मर्ज़ी।
लेकिन सलाम ज़रूर करना है। ये एक बहुत अच्छा अमल है व्यूअर्स। बड़े बड़े मसले फड्डे लड़ाइयाँ भी इनसे हल हो जाते हैं, लोगों के दिल साफ़ हो जाते हैं, और आपने जान अपने रब को देनी है, दुनिया आवाम को नहीं देनी। तो आप नेक अमल करें, आप पॉजिटिव अमल करें, आगे रब की मर्ज़ी कि उन्होंने आपको किस चीज़ से नवाजना है और किस चीज़ से नहीं नवाजना। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और इतनी प्यारी बात से आपने सुबह का आगाज़ किया है कि बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ तो हमारी नज़र रहती है, लेकिन छोटी छोटी नेकी, छोटे छोटे काम करना मुझे लगता है शायद ज़्यादा उसके लिए एफर्ट चाहिए, क्योंकि कोई देख नहीं रहा, उसकी कोई कंसिड्रेशन नहीं हो रही है। मगर एक छोटे छोटे से ये जो स्मॉल जेस्चर्स हैं, ये आपको भी कितनी खुशी देते हैं और सामने वाले पे कितना अच्छा इम्पैक्ट जाता है। ये वो जेस्चर होते हैं जिसमें आपने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चला। ये वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं विदाउट सोशल मीडिया, किसी को दिखाए बगैर, व्हाटएवर, ये बस हो जाती हैं। और जब ये हम चीज़, और मैं सच्ची बात बताऊँ आमना, ये मेरा ईमान है कि अगर हम सब इन छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे, कोई इंसान हमारे पाकिस्तान में भूखा नहीं सोएगा। बिल्कुल सही। हर इंसान अपना छोटा छोटा हिस्सा डाले। बेहतरीन माशरा इसी तरह तख्लीक हो सकता है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स हर कदम पे। अब विंटर्स आ रहे हैं आगे, आप देखें कि बहुत से लोग हैं रोड साइड पे। देखें, बिल्कुल बिल्लियों के लिए ऐसा निज़ाम बनाया है, ऐसा निज़ाम बनाया है कि वहाँ पे आप कभी जाओ आप हैरान हो जाओगे। एक तो बिल्लियाँ आम फिर रही होती हैं, लोग क्या करते हैं कि इन बिल्लियों को, ये जंगली भी होती हैं जो उनके घर के बाहर ज़्यादा आती है, पकड़ के उनको वेट पे ले जाके उनके फांसी टीके भी करवा देते हैं। अपने घरों के बाहर, अपने घरों के अंदर ना भी रखें तो अपने घरों के बाहर छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे बनाए हुए हैं, उनमें जाके वो बिल्लियाँ वगैरह सोती भी हैं। बाहर खाना और दूध भी, पानी वगैरह भी रखा हुआ होता है। सो बात ये है कि आप अपने घर में जानवर नहीं रखते तो आप जानवर के लिए तो इंतज़ाम घर के बाहर बना सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, आप पौधों की भी दुआएं लें, आप जानवरों की भी दुआएं लें, आप इंसानों की भी दुआएं लें। जब आपको हर इंसान दुआएं देगा तो कैसे हो सकता है कि आपका एंड पॉजिटिव नहीं होएगा। बिल्कुल। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में शेफ़ आमना इलियास से जानेंगे कि वो अपने आमनास किचन में आज क्या बना रही हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मा मुबारक। हम आ गए हैं किचन में जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास बहुत ही लजीज सी एक रेसिपी आज बनाने जा रही हैं। क्या बना रही हैं आज? जी, आज हम बना रहे हैं लाहौरी हरीसा। लाहौरी हरीसा। अब हरीसा व्यूअर्स लोगों का बड़ा ही फेवरेट है, और हरीसा एक ऐसी डिश है जो अगर मैं कहूँ कि हर बंदे की, वो जो कहते हैं ना हर दिल अजीज़ रेसिपी है, तो ये बात गलत नहीं होगी, लेकिन इसके बड़े स्टेप्स होते हैं। हाँ जी। और हरीसा अक्सर लोग जब घर में बना रहे होते हैं तो वो किसी इवेंट या किसी फंक्शन के लिए या तो बनाते हैं या फिर बल्क में बनाते हैं और फिर कुछ फ्रीज़ भी कर लेते हैं कि आधा हमने अभी यूज़ कर लिया, आधा बाद में कर लिया। सो हरीसा कैसे बनता है और प्रॉपर हरीसा, और हरीसा और हलीम में डिफरेंस क्या है? इसकी असल में जो दालें हैं बेस, उसका डिफरेंस होता है। हरीसे में बेसिकली यूज़ होती है जो मूंग की दाल होती है, साबित मूंग की दाल इसकी बेस होती है, और उसके साथ गंदम, ये दो चीज़ों के साथ बनता है। जो हलीम है उसके अंदर आपको पता है चने की दाल उसकी बेस होती है, और उसके साथ उसमें भी दलिया हम ऐड करते हैं, मगर उसकी एक बहुत मिनिमल क्वांटिटी होती है। मगर इसमें गंदम एक मेजर क्वांटिटी में, और साथ उसके जो मूंग की दाल है वो। और हरीसा यूजुअली लोग तो नान, तिलों वाले नान वगैरह के साथ खाते हैं, लेकिन अगर आप इसको बाइट सेल्फ भी खाएं तो ये एक बड़ी अच्छी सेंसिबल बात है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही है, प्रोटीन का भी एक पोर्शन है, उसके साथ हमारे पास कार्ब्स भी इसमें आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट मील आपका रेडी हो जाता है। एंड देन साथ में हम कबाब भी इसके साथ, आपको पता है कि जो हमारा लाहौरी हरीसा है उसमें बिल्कुल इसके साथ सर्व होते हैं, तो हम वो भी हमने रेडी किए हैं। आपको सारा जो है वो इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर कर देती हूँ, बिल्कुल, और उसके साथ फिर साथ काम हो रहा है। अच्छा जी, लाहौरी हरीसे के लिए कोई चीज़ डालनी है तो इसके ये हम इसमें जो मीट है बीफ लिया है हमने, ये बॉईल किया हुआ है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, ये हम इसमें डाल के सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि आपको पता है ये सारे स्टेप्स अगर हम कर लेंगे तो तब फिर कुकिंग और पूरी असेंबलिंग जो है वो इजी हो जाती है। तो इसके लिए हमने बीफ बोनलेस ले लिया आधा किलो, उसको अच्छे से हमने बॉईल करके और अच्छे से उसके जो है वो रेशे कर लिए थे। ज़ीरा लेंगे आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके साथ हरी मिर्च का पेस्ट है तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच। 1 लीटर पानी में हमने इसे बॉईल कर लिया था। हरी मूंग की दाल साबित आधा कप है, गंदम 1 कप है, चावल आधा कप है।
इनको हमने सेपरेट बॉईल करके और उसके बाद हमने इसमें एक अच्छे तरीके से इनको असेंबल कर लिया था। कबाब बनाने के लिए आपको बताऊंगी, बीफ का कीमा ले लें आधा किलो, उसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डालें 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका 4 से 5 खाने के चम्मच। आप इसमें डालेंगे बेसन और उसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बाइंडिंग करके इनको छोटे छोटे कबाब की शेप दे लें और ऑयल में इनको डीप फ्राई कर लें। उसके साथ इसमें एंड पे हमें चाहिए होगा तड़के के लिए पालक चाहिए, वो हमने बॉईल करके उसको ब्लांच करके हमने उसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके साथ हमें चाहिए हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, देसी घी के साथ आप इसको तड़का लगाएंगे और आपका जो लाहौरी शाही हरीसा है वो बिल्कुल ईजीली रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी, जब आपने मीट भी डालना है ना तो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल, इसकी मिक्सिंग इसमें घोटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, उसको ब्लेंडर में डाल देते हैं और वो बिल्कुल ही ना जैसे एक दाल सी बन जाता है। ऐसे ही वो उसके अंदर हरीसे का जो एक कंटेंट आएगा, जो एक उसका अलग फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा मैं फ्लेम टेस्ट करूँ ताकि ये सेट हो जाए, तो वो इसी तरीके से आएगा जब इसमें दाल और गोश्त जो है वो यकजान हुआ होगा। ये एक असल जो है वो हरीसे की, या अगर आप ये कहें कि जो इसकी पहचान है, अगर इसकी अच्छा बनने की निशानी है, हाँ। तो वो ये है कि दाल और जो दालें हैं जो इसमें डली और उसके साथ जो गोश्त है वो बिल्कुल यकजान हो और वो रेशे जो हैं वो अलग अलग आपको ना नजर आए। और ज़्यादा अच्छी ये बीफ में बनती है मोस्टली, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। और आप देखिए मैं साइडें बार बार साफ करके, ये जो एक साइड पे एक बन जाता है ना सारा कुछ, ये आपने इसके अंदर वापस रीमिक्स करना है, वेस्ट ताकि कुछ भी ना हो। हाँ। इस तरीके से ये देखिएगा। इसके साथ मैंने जो प्याज हैं, ये आपको पता है इसकी एक लवाजमात की ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हरीसा हो या हलीम हो, जब भी हम वो बनाएं तो उसके साथ ये एक पूरा प्लेटर हमने रेडी कर लिया है। उसमें आप प्याज फ्राई कर लें, बिल्कुल इसमें गोश्त जो है ना वो बिल्कुल यकजान होंगे। ठीक है, अब ये बस पकेगा जब तक इसकी अच्छी जो है वो कंसिस्टेंसी भी हो जाएगी और अच्छे से ये यकजान हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। और जो कबाब हैं वो रेडी हो जाएंगे तो उनको हम सिर्फ साइड पे रख लेंगे और जस्ट हमने वो हरीसे के ऊपर सिर्फ रखने और सर्व करते हुए हमने डेकोरेट करने के। जी बिल्कुल इस तरीके से। तड़के के लिए आपको मैंने बताया कि जब ये हम कबाब निकालेंगे इसी ऑयल में ही बेशक हम इसको कर सकते हैं, वैसे देसी घी में करें तो वो बहुत बेहतर है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, उसके साथ हम जो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ज़रा सा वो कुक हो जाएगा। फिर आपने उसके अंदर ये देखिए बॉईल की हुई जो पालक है ये डालनी, ये एक बहुत इसका मेजर स्टेप है और इससे इसका कलर और फ्लेवर बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। वो आपने डाल के जब पालक थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो वो तड़का आपने इसमें हरीसे में ऐड कर देना है और आपका बेहतरीन हरीसा रेडी हो जाएगा। अमेजिंग। सो ये बताइए कि जो मैं सलाम करने की बात कर रही थी ब्रेक से पहले, कि भाई सलाम में पहल करने का हम इतना जो ईगो इशू बना लेते हैं ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और ये इतनी छोटी सी चीज़ है और मुझे नहीं पता लगता नहीं ये बात कब हमने डिसाइड की कि भाई बच्चों ने ही सलाम हमेशा करना है। देखिए बच्चा सलाम करने का सीखता है जब आप बड़ा, जब बड़ा उसको सलाम करता है इनिशियली। अब बात ये कि हम ये उसूल बना लेते हैं, फिर कभी कोई नाराजगी गिला हो तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं लोग कि सलाम का जवाब नहीं देते। तो देखिए तमीज़ अपनी जगह है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, हमने चीज़ों को तरीके से आगे लेके चलना होता है। जो इंसान ये सोचेगा कि भाई हम एक रूड एटीट्यूड के साथ अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, तो ये बात गलत है। देखिए हमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना सिखाना है, मोर देन एनीथिंग एल्स। जो उसको तमीज़, तहजीब, बेसिक चीज़ें आती हैं, निकालो जी। बहुत ही साथ साथ हम कबाब भी निकाल रहे हैं और आपसे कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं व्यूअर्स। सो बात ये कि ऑलवेज़ रिमेंबर कि देखिए जो चीज़ हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ सबसे पहले हमें खुद भी करनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो हमारे हिसाब से चलेंगे। तो भाई जो सिखाएंगे वही बच्चे आगे लेके चलेंगे। इसलिए कहते हैं ना बच्चे देख के सीखते हैं। तो वो जो देखेंगे बड़ों को जिस तरीके से कि अगर कोई डिस्प्यूट है भी इन केस, तो उस चीज़ को हम साइड पे रख के सलाम में पहल करें, तो इस तरीके से बच्चे जो सीखेंगे वो आपके कहने से या नसीहत करने से कभी भी वो नहीं सीख सकते। 100 गुना बेहतर। बिल्कुल। थोड़े से हमारे कबाब जो हैं वो थोड़ा सा फ्लेम हमारा ये ऑयल ठंडा था उस वक्त। अच्छा। लेकिन ये अब इसमें मैंने स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दिए थे। बॉईल करते हुए वैसे दालों में मैंने इनिशियली सॉल्ट और उसके साथ जो हल्की सी काली मिर्च ऐड की थी। और हम यही वाला ऑयल अब तड़के में यूज़ करें। जी, इसमें हम पालक जो हमारी बिल्कुल हुई हुई है, बॉयल हुई हुई है, ये ऐड कर देंगे। लेकिन जब ये बिल्कुल हमें लगेगा कि हरीसा रेडी हो गया, उस वक्त हम ये वाला स्टेप करेंगे और इसके ऊपर डाल के उसको मिक्स कर देंगे। क्योंकि मोस्टली हलीम का जो एक तड़का होता है वो अलग होता है, वो उसमें मोस्टली ऊपर ही हमें नज़र आ जाता है। लेकिन इसमें ये हमने क्योंकि पालक के साथ तड़का लगाना होता है, तो ये फिर हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर हम इसमें सर्व करते हैं और सर्विंग में कबाब जो है वो ऊपर रखे जाते हैं।
इस तरह से देखिए। अब जो इसमें हमारे स्पाइसेस अब हमने इसको और कितनी देर कुक करना है? ये अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो गोश्त है वो घंटा थोड़ा, इसको हाँ हम जी बिल्कुल और स्लो करें। फ्लेम पे इसकी कुकिंग करें, तेज़ ना करें क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो जल जाएंगी दालें जो हैं। वो आपको पता है उसमें एक जो स्टार्च का कंटेंट है वो नीचे बैठ जाएगा तो वो एक स्मेल आ जाती है। बहुत कॉन्टीन्यूस इसमें आप चम्मच चलाते रहें और धीमी आंच पे इसको पकाएं तो इसका एक फ्लेवर ही और अलग कभी भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो यकजान वाला जो सिचुएशन है कि वो नहीं हुई। नहीं होगी, जब हमने शुरू किया था तो एक डिफरेंट कंसिस्टेंसी थी। अब ये देखेंगे थिक हो गया ज़रा सा और हम इसको करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर थिकनेस आ जाएगी एंड वी गुड टू गो। बिल्कुल। हरीसे का एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स के, अब जैसे इसमें भी आप एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल लाइक आप अगर घर में हरीसा बना रहे हैं, अभी मिकदार देखें कितनी है, घर में इतनी मिकदार में बनाएंगे, किसकी घर में इतने लोग बैठे होते हैं कि एनी टाइम खाने के सारे लिए ये खा लेंगे। और ये हम मोस्टली बनाते भी ज़्यादा ही हैं कि चलें हम अपने अहबाब में या जो हमें पता है कि भी हाउस हेल्प है या रिश्तेदार हैं तो हम उनको एक अच्छे से जो है वो आप कंटेनर में डाल के उनको भिजवा दें। बहुत ही एक तो अच्छा लाड प्यार जेस्चर की बात होगी। उसी के साथ साथ देखें, अगर आपकी फैमिली, अगर आपके इर्द गिर्द हर बंदे को पता होता है कि यार फलां बंदा एक मुश्किल वक्त से गुजर है, फलां की लाइफ में ये हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है, एक बड़ा प्यार का स्वीट जेस्चर होता है जब आप उठा के लेके चले जाएं और कहे कि जी हमने आज हरीसा बनाया था तो आपका ख्याल आया तो हम आपके लिए भी ले आए। एक मुलाकात भी हो जाती है, एक लाड भी हो जाता है। वही वाली चीज़ है, अरबों करोड़ों रुपयों से ज़्यादा अक्सर औकात जो हम टाइम लोगों को देते हैं ना और उनकी सुख दुख कर लेते हैं, उनकी मसले सुन लेते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे देते हैं। बड़े तो सिर्फ सच्ची बात है, प्यार और बच्चे और बड़े दोनों जी, बुजुर्ग भी और छोटे बच्चे भी प्यार के और रिस्पेक्ट के मोहताज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए उनको। तो आप अगर थोड़ा वक्त ही दे दें, चीज़ कोई नहीं दे सकते, तो वो भी एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ी ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी हमें ज्वाइन करेंगी। एक ऐसी यंग लेडी जिन्होंने छोटी सी उम्र पे इन्वेंशंस भी बहुत सी की हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस, लाइक प्रॉपर लाइक सर्जिकल चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा अपने फादर के साथ भी उन्हें बड़ा काम किया और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बड़ा रिप्रेजेंट किया अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे। तो उनसे बात करेंगे आज हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त जिस बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडी को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, पर्सनली मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बच्ची पे, क्योंकि व्यूअर्स आपका कभी कभी कुछ लोगों से ताल्लुक़ होता है, फिर जब आगे से आप उनकी औलाद को मिलते हैं तो नेचुरली आपकी उनके साथ एक उस बच्चे के साथ एक अफिलिएशन हो जाती है। लेकिन जब बच्चा अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा ब्रिलियंट निकल आए या एटलीस्ट उन्होंने जिस टाइम चीज़ें करनी शुरू की उससे बहुत पहले जब कोई बच्चा वो चीज़ें करना शुरू कर देता है और ना सिर्फ अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करे बल्कि अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करे, तो कसम से व्यूअर्स इंसान का सर फ़ख्र से वो जो कहते हैं ना कि आसमानों में पहुंच जाता है। डॉक्टर सुनैना अफजाल, 25 साल की एक बच्ची। देखिए 25 क्या एज होती है व्यूअर्स, अभी आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल ही कर रहे होते हैं, चीज़ें ही कर रहे होते हैं। इस बच्ची ने अपनी, मैं बच्ची इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी स्टेप डॉटर व्यूअर 27 साल की है। सो ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, रिसर्चर हैं, इन्वेंटर हैं, प्रॉपर चीज़ें ईजाद की हैं, ऑर्थर हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंटर हैं। इन्होंने रिसीव किया एस्थेटिक डिसरप्टर अवार्ड फ्रॉम AMWC 2025 मोनाको में। देन 5 इनकी रिसर्च पब्लिकेशंस प्रिंट हो चुकी हैं, एक जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी USA में, एक सेल बायोलॉजी इंटरनेशनल, एक मलेशिया जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ और 2 इन एनल्स ऑफ KE यानी कि किंग एडवर्ड। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और इन पे हम इंफॉर्मेशन भी लेंगे। फिर 8 पैटेंटेड इन्वेंशंस हैं इनकी जो इन्होंने खुद इजाद की हैं। इस बच्ची ने, सोचें, इजाजात का जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि 60-70 साल की उम्र पे कुछ ज़िंदगी में समझ आई तो तब आप सोचें। सो 8 पैटेंटेड इन्वेंशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO पाकिस्तान, और 2 इन्हीं 8 में से पैटेंटेड हैं USA में विद द पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO यूनाइटेड स्टेट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है? अभी तो आपकी तालीम कहीं मुकम्मल हुई है जाके MBBS, राइट? राइट।
उसके दौरान 8 चीज़ें इजाद करना, रिसर्च पब्लिकेशंस, मुख्तलिफ चीज़, ये सब कुछ कैसे हुआ? ये कहाँ से शुरू होती है कहानी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। जैसा कि आपने बताया कि मेरे फादर जो हैं वो प्लास्टिक सर्जन हैं, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि उनकी वजह से ये था कि मुझे एक फ़ोरम और अपॉर्चुनिटी मिलती रही। वो अपने स्टार्ट से पेशेंट्स को देखते थे, और मेरा उसमें ये था कि जैसे गाड़ी के साथ एक स्टपनी होती है, वो एक्स्ट्रा टायर की तरह काम करती है, तो मैंने भी मतलब उनके साथ ज्वाइन करना शुरू किया। मैंने अपना रिसर्च डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। लेकिन बेटे, क्या आपने अपने फादर को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उन्होंने कहा, या ये आपका अपना इंटरेस्ट था? नहीं, क्योंकि मैं छोटे होते से, एक होता है ना बच्चों के माइंड में जो वर्ड बार बार वो सुन रहे होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, तो छोटे होते से मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं छोटे होते से उन्हें काम करता हुआ देख रही थी, तो मेरे माइंड में पहले से ही था कि बैकग्राउंड में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था इस फील्ड में। जैसे जैसे मैं ग्रो हुई, फिर मैंने इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू किया, फिर मैंने MBBS किया, फिर मैं इस फील्ड में बाबा को अपना ज्वाइन किया, तो मुझे फिर इस फील्ड में जैसे इंटरेस्ट फील होना शुरू हुआ, तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया। पहले तो मेरा, जैसे मैं शुरू से बता रही हूँ कि पहले मैं सिर्फ एज अ साइड पे, जैसे मैं अपना रिसर्च डेटा कलेक्ट करती होती थी, वो अपने पेशेंट्स को करते होते थे, मैंने उनमें एंजाइटी को रैंक करना शुरू किया। एंजाइटी बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसे पेशेंट्स को फेस पे कोई लीजन हुआ तो उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, मैंने सिर्फ उनमें एंजाइटी को रैंक करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने डेटा कैलकुलेट करना शुरू किया। SPSS हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो रिसर्च में बहुत काम आता है, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें यह था कि मैंने अपना फिर डेटा कंपाइल करके, बाय द टाइम आई वाज इन 3rd ईयर मेडिकल स्कूल, मेरा एक जो रिसर्च प्रोडक्ट था वो रेडी था पब्लिश होने के लिए। ये पहला था, माशाल्लाह। वो मेरा था जो मलेशियन जर्नल में, जो आपने पहले इससे थोड़ी देर पहले बताया, वो मेरा वहाँ पे पब्लिश हुआ। फिर उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने इस काम को प्रेजेंट कर सकूँ अपने इंटरनेशनल फोरम पे। तो मुझे हाइपोथेसिस क्या था? मेरा हाइपोथेसिस ये था कि जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, उनके अंदर जिनके फेस के ऊपर कोई ना कोई निशान होता है, जैसे फेस के किसी भी जोन में, फोरहेड पे, चीक पे, तो उनके अंदर एंजाइटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जब उसका चीज़ का ऑपरेट करके हम उसे ठीक कर देते हैं तो एंजाइटी लेवल लो हो जाती है। ये उस छोटा सा उस नहीं, बट बिल्कुल वैलिड बात है कि इंसान की, अगर बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी का मयार मुतासिर हो रहा है किसी एक चीज़ की वजह से, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को ठीक कर दिया जाए, अगर करने के बाद अगले बंदे की स्ट्रेस कम हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर अफजाल बाजवा, आपके फादर जो हैं, जब वो लास्ट टाइम आए, उन्होंने कहा कि छाइयों की ट्रीटमेंट ये वो, ऑलरेडी मैं उनके पास व्यूज़ देखे, जो मैं करती हूँ चीज़, मैं कोशिश करती हूँ कि एडमिट करूँ। तो डॉक्टर साहब के पास असल में मेरी मुलाकात डॉक्टर सुनैना से ये कुछ दिन पहले जब मैं गई डॉक्टर अफजाल के पास, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी ना ये छाइयों का इशू ना मुझे बॉदर कर रहा है, मैं अपनी सारी नेचुरल ऑर्गेनिक सब ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं फ़र्क पड़ा। उन्होंने कहा हम इसको एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उस दौरान असिस्ट कर रही थी ये बच्ची, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेरी बेटी है। मैं कहा डॉक्टर साहब शी इज़ प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी? कहते हैं जी माशाल्लाह से शी इज़ फिनिश्ड MBBS। तो जब मेरी इनसे गुफ्तगू हुई, जब आप मेरी प्रेपिंग कर रही थी, राइट के रॉन्ग सुनैना, आपको पता है मुझे, आई डोंट लाइक टू लाई, मैं ऑन एयर भी सच्ची बात, तो आई रिक्वेस्टेड कि डॉक्टर सुनैना आप आएंगी प्रोग्राम पे, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, ये हैं हमारे रोल मॉडल्स, ये वो बच्चे हैं जिनको हमने देखना है। हम देखते हैं उन लोगों को जो 60 साल की उम्र पे कुछ अचीव ऑलरेडी कर चुके होते हैं। 60 साल तक तो व्यूअर्स लोग धक्के धुक्के खा के कुछ बन ही जाते हैं। जो बच्चे छोटी सी उम्र पे 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में ही एक रिसर्च पब्लिकेशन, मतलब एक रिसर्च पब्लिश करवाते हैं, नॉट इन पाकिस्तान बट इन मलेशिया, विच इज़ अगेन इन कॉस्मेटिक सर्जरी, इन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी अ टॉप कंट्री, तो ये बहुत बड़ी बात है। इधर से ही इनकी पाकिस्तान के नाम रोशन करने की जर्नी शुरू होती है, राइट बेटा? राइट। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर अगली इन्वेंशन आई या फिर रिसर्च आई? इसमें मैं एक मज़े की चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे आपने बताया फीमेल्स का हम जिक्र कर रहे थे कि उनके फेस पे कोई ना कोई निशान होता है। अच्छा, ये वाला जो मेरा पेपर था, मुझे चांस मिला जापान में प्रेजेंट करने के लिए। वहाँ पे मेरे जो को चेयर थे, वहाँ पे मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि वाई आई चूज़ फीमेल्स, कि फीमेल्स में ही क्यों मैंने एंजाइटी को रैंक किया, वाई नॉट मेल्स। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मुझे मेल्स में भी रैंक करना चाहिए, एंड वापस आके मैंने फिर काम करना शुरू किया। मैंने मेल्स की एंजाइटी को भी रैंक किया, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेल्स में एंजाइटी लेवल ज़्यादा था। हम जैसे आम वॉशरूम में हम करते हैं कि फ़ीमेल्स के फेस पे कोई ना कोई लियन होता है या कोई निशान होता है, तो फीमेल्स अपने कंसर्न्स उनके ज़्यादा होते हैं, बट इट वाज ऑपोजिट। ये रिसर्च से पता लगा कि मेल्स जो थे वो ज़्यादा कंसर्न थे अपने फेस के बारे में। तो फिर मेरी दूसरी स्टडी पब्लिश हुई, एंजाइटी लेवल्स इन मेल्स, और फिर मैंने दोनों को इकट्ठा कंपेयर किया। व्यूअर्स, और मेल्स में भी एंजाइटी मुख्तलिफ चीज़ की होती है। लड़के के इट्स पे मुंह पे कुछ हो जाए वो इतना नहीं माइंड करता, बाल जब गिरने शुरू होते हैं लड़के के तो उसकी एंजाइटी मुख्तलिफ होती है, राइट? तो हर जेंडर के भी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। किसी से फीमेल से रिलेटेड नहीं है, मेल्स भी इक्वली इन्वॉल्व हैं, बल्कि ज़्यादा होते हैं फीमेल से ज़्यादा एंजियस होते हैं। बिल्कुल। फिर अगला
रिसर्च कौन सी है? इससे अगली जो नहीं, इससे अगली मेरी जो इन्वेंशन थी, आई वाज वर्किंग एट रेंजर्स हॉस्पिटल, मेरा क्योंकि ताल्लुक पंजाब रेंजर्स से है। I know, माशाल्लाह। तो उस वहाँ पे मैं अपने प्रोफेसर के साथ काम करी थी। तो मेरे जैसे होता है कि हम लोग रूटीन में पेशेंट चेक कर रहे होते हैं, तो मैंने नोट किया कि जो प्रोफेसर थे पेशेंट्स को जब मेडिसिन लिख के दे रहे थे तो उसमें पेशेंट की कैटेगरी होती है, यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं, एजेड पेशेंट्स होते हैं। तो उनको जब हम मेडिसिन एक्सप्लेन करते थे तो उनको एज इट इज़ याद नहीं रहती थी कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे लेनी है, कब लेनी है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया है क्यों ना मैं कोई ऐसा बॉक्स या डिज़ाइन करूँ, कोई ऐसी इन्वेंशन जिसमें मैं पेशेंट्स के लिए इस चीज़ को आसान कर दूँ। तो मैंने उसके लिए एक बॉक्स डिज़ाइन किया जिसमें इट्स अ स्क्वायर बॉक्स जिसके अंदर स्टमक की शेप का एक बॉक्स है और उसके अंदर फर्दर छोटे छोटे सब बॉक्सेस हैं जिसमें स्टमक के अंदर वो वाली मेडिसिन आती हैं जो खाने से पहले लेनी है और बाहर वाले जो बॉक्सेस हैं उसमें वो मेडिसिन रखी जाएंगी जो खाने के बाद लेंगी। इसी तरह उसके ऊपर छोटे छोटे टैग्स लगे हुए हैं कि कौन सी डे में लेंगे, कौन सी नाइट में लेंगे। और उसके अंदर यही तो प्रॉब्लम होती है, आपको दवाइयों की एक वो पिल बॉक्स तो मिल जाता है लेकिन वो सिर्फ सुबह और शाम का, सुबह दोपहर और रात का या 4 टाइम या ज्यादा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन ये नहीं लिखा होता। अब मेरे से भी ये गलती होती है इवन सप्लीमेंट्स में, जैसे ग्लूटाथायोन अगर आपने लेनी है तो वो खाने के बाद लेने हैं। अच्छा, खाने के बाद लेने हैं और सुबह के टाइम लेनी है, राइट, नाश्ते के बाद। वो आप खाली पेट लेंगे वो आपको नौजिया करती रहेगी। सो अब सब डिविजन्स बड़ी ज़रूरी हैं, स्पेशली जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो उनको याद नहीं रहता। तो इसी से मेरी फर्स्ट इन्वेंशन जो थी वो मेरी इंट्रोड्यूस हुई फैसिलिटेटेड डिस्पेंसिंग ट्रे के नाम से। और वो फिर IPO है, IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से फिर मेरी रजिस्टर्ड हुई और इस तरह फिर मेरी बेटा देखो हर बंदा, ये जो एक ज़माना था ना कि कोई ना कोई घर में दवाई दे देता था, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो घरों में स्पेशली वेस्ट में वो अकेले रहते हैं। अब वो अकेले रहते हैं ना, उनके पास कोई नर्स है ना, कोई स्टाफ है ना, कोई घर में काम करने वाला बंदा है, कौन उनको याद कराएगा? स्पेशली जिन लोगों की फिर मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं, डिमेंशिया या दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो ये एक बड़ी ब्रिलियंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर जैसे ये इन्वेंशन है हर कोई किसी ना किसी आइडिया से जनरेट हुई है। इसी तरह व्हेन आई वाज वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आई नोटिस कि जो नर्स होती है वो हमें जब सर्जिकल वे में जब हम यूज़ करते हैं, नाइफ़ यूज़ करते हैं, तो वो ओपनली हैंड ओवर करती है सर्जन को या हम लोग OTA को डिलीवर करते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसमें शार्प्स होते हैं क्योंकि वो लगने के चांसेस होते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसके ऊपर, जैसे आपने पेन जो नॉर्मल हम रूटीन में पेन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर बटन क्लिक करते हैं तो वो उसका जो पेन होता है वो अंदर कवर हो जाता है। तो मेरे माइंड में वहाँ से फिर आइडिया है कि क्यों ना इसके इसी तरह का ब्लेड के लिए डिज़ाइन किया जाए कि उसको बटन दबाएं तो ब्लेड कवर हो जाए, ताकि उसका वो जो हैज़र्ड है चुभने वाला सर्जन को भी ना चुभे और वो उसको सेफ्टी हम लोग उसकी बढ़ा सकें। तो इसी से मेरी इन्वेंशन फिर नेक्स्ट जो थी वो आई सेफ्टी स्कैल्पल के नाम से। इट इज़ अ बेसिकली एक लॉन्ग रॉड है जिसके आगे ब्लेड लगता है और पीछे बटन प्रेस करते हैं तो वो ब्लेड को कवर कर देता है। इससे शार्प्स को लगने का वो हैज़र्ड जब वो कम हो जाता है। क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्जन को पकड़ते हुए या नर्स को पकड़ते हुए या किसी बंदे को चोट भी लग जाती है और फिर वो चीज़ स्टेरल भी नहीं रहती, तो फिर आपको नए सिरे से दूसरी निकालनी। और क्योंकि वो पेशेंट को लगी होती है तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है कि अगर वो चीज़ डॉक्टर को लग जाए या किसी और को लग जाए तो वो फिर इन्फेक्शन रिस्क जाहिर, क्योंकि किसी को HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, 100 बीमारियां हो सकती हैं। सो व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हम लोग हमेशा बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी की। पेशेंट सेफ्टी तो टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन सर्जन की सेफ्टी, और जैसे कि कोविड में, मतलब कोविड पेशेंट्स तो अपनी जगह थे, लेकिन कोविड की वजह से कितने डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्पर्स और नर्सेज की डेथ हुई। राइट। सो जितनी ज़्यादा सेफ्टी होगी उतना ही बेहतर होगा। सो अच्छा, ये तो कुछ हमारी इन्वेंशंस और चीज़ें होगी। मुझे ये बताओ कि आप जापान भी गए थे प्रेजेंट करने के लिए, आप मोनाको भी रिसेंटली गए थे, तो जो सबसे ज़्यादा मज़े की ट्रिप रही और इंटरेस्टिंग रही वो डॉक्टर सुनैना के लिए कौन सी थी? बेसिकली सारी जो ट्रिप्स थी वो बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट थी अपने वे में, कि बहुत ज़्यादा मुझे हर ट्रिप पे कोई ना कोई ऐसा था इवेंट कि जो उसको यादगार और मेमोरेबल बना देता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुझे याद है कि थाईलैंड बैंकॉक में ICAD का स्टेज था। ICAD इज़ इंटरनेशनल कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का स्टेज। वहाँ पे आई वाज अ कोचेयर और मैं स्टेज के ऊपर बैठी थी और मेरे फादर जो है वो ऑडियंस में थे। और वहाँ जब मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया एंड प्रेजेंट करके जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो उन्होंने मुझे कहा कि ही कॉल मी नैनी, तो वो मुझे कहते हैं नैनी आई एम रियली जेलस ऑफ यू। तो आई वाज लाइक, मैंने फ़ौरन से पूछा कि व्हाई आर यू जेलस, तो ही सेड कि मैं ही इज प्यारी बेटी बुलाते हैं ना, सब बच्चों के अपने अपने नाम है, तो आपका नाम प्यारी बेटी है। तो ही कॉल मी नैनी एज वेल। तो उन्होंने कहा कि आई एम जेलस। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाई आर यू जेलस, तो उन्होंने कहा कि आई एम जेलस बिकॉज मैं इस स्टेज में ये सारे काम करी हूँ जो मेरे से काफ़ी एज बाद लोग करते हैं और यहाँ पे आने का ड्रीम करते हैं। तो मेरे लिए वो और ये है हमारे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही लाडू भाई डॉक्टर अफजाल बाजवा। हमारा व्यूअर्स कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये वो प्यारे भाई हैं
जो अल्लाह मियाँ ने मुझे गिफ्ट किए थ्रू मॉर्निंग एट होम। हमने तो उनको अगेन एज अ प्रोफेशनल प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि जितना वो फलाई काम करते हैं, जिस तरह उस दिन मैं आई हुई थी तो एक बच्ची आई थी आपके अब्बू से, उन नाक की हड्डी उन्होंने ठीक की थी पसली में से निकाल के, और मैंने बाद में फिर आपसे काफ़ी लंबी उस पर डिस्कशन की कि क्या किया कैसे किया। सो बात ये कि डॉक्टर अफजाल अपने राइट में एक जीनियस आदमी, और फिर जब बच्चा भी ऐसा निकले, मगर आपने अपनी जगह इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। कुछ चीज़ें आपने अब्बू के साथ की, बट एक लड़की के लिए इस सिचुएशन में अपने आप को इस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल होता है जान? थर्ड ईयर स्टूडेंट थी। इसमें होता है कि जैसे आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें। जैसे आपने मेंशन किया, बाबा का बहुत ज़्यादा रोल था, उनकी वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू आइडियाज़ मुझे मिलते रहे, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। इसके अलावा लेकिन आइडियाज़ बेटा हज़ारों, अगलों ने भी तो आपको कितना भी ब्रिलियंट आइडिया आपके बाबा दे दें, जब तक आप उसको लिख के बना के अपनी किसी इन्वेंशन को बना के प्रेजेंट नहीं करते, फैसला तो अगलों ने करना ना। ये वो वाली बात तो नहीं है कि डॉक्टर अफजाल की बेटी है तो आप जरा इसका अप्रूव कर दें, बल्कि ज्यादा स्क्रूटनी होती है क्योंकि पीछे डॉक्टर बाप बैठा होता है। राइट के रॉन्ग? राइट। लेकिन इसमें होता है कि फिर हमारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स जो भी थे सारे बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग थे, उन्होंने उसमें ज़्यादा मुझे हर काम में सपोर्ट की और एक्नॉलेज किया काम को, क्योंकि फीमेल्स में बहुत कम होता है कि फीमेल्स के वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है और उनको कहा भी नहीं मतलब जब वो कुछ करती भी हैं तो यूजुअली कोई मेल बीच में घुस के फिर बीच में प्रेजेंट करना शुरू हो जाता है, अपना क्रेडिट वो उसमें से टेक ओवर कर जाते हैं। और इसमें मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी कि मैं रेंजर्स में काम करती हूँ। वहाँ पे मेरे जो टीचर हैं MS ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद साहब हैं, उनका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को चांस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम लोग एक दफ़ा कॉफ़ी लाउंज में एक पेशेंट को डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके हाथ के ऊपर एक छोटा सा मार्क था। तो क्योंकि वो बाबा से एक पेशेंट डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बाबा से पूछा कि ये क्या मतलब क्या है कि मेरा डायग्नोसिस ये बना दें। तो क्योंकि मैं बाबा के साथ काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनको आइडिया था कि मैं डायग्नोस कर लूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं डायग्नोस बनाऊँ, मैंने देख के फ़ौरन उनका डायग्नोसिस बना दिया। तो उनके माइंड में फ़ौरन था कि अच्छा डायग्नोसिस बन गया तो अब इसका ट्रीटमेंट भी बताएं। तो मैंने फिर सजेस्ट किया कि इसके लिए PDGF एक एडवांस ट्रीटमेंट होता है, ये इसके लिए मैंने सजेस्ट किया। तो उनका आगे से बड़े मज़े का रिएक्शन था। उनका ये था कि अगर डायग्नोस मेरी स्टूडेंट ने किया है तो इसका ट्रीटमेंट भी मेरी स्टूडेंट ही करेगी। तो फिर मुझे ये ऑनर मिला कि मैंने अपने टीचर के हाथ में मैंने वो इंजेक्शन से वो फिर मैंने उनका ट्रीट किया। और इस तरह वो होता है ना कि ट्रीट किया, या इसी तरह फिर चीज़ें फ्लरिश करती हैं। और वो उन्होंने इस तरह मतलब मुझे एक चांस प्रोवाइड किया कि अगर वो कहते कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं मतलब सीनियर डॉक्टर से कराना चाहती हूँ, तो मैं भी डिसहार्ट होती। देखो ना, यही तो बातें होती है हमारे असातिज़ा। और देखिए उस दिन मैं व्यूअर्स लाहौर के रेंजर्स टीचिंग हॉस्पिटल इसी तरह डॉक्टर साहब के पास गई, वहीं पे डॉक्टर सुनैना से मुलाकात हुई। व्यूअर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशनली रन हॉस्पिटल, इतने अमेजिंग प्रोटोकॉल्स, मतलब ऑनेस्टली इट वाज इम्प्रेसिव, ग्रेट, ब्यूटीफुल। फाइनली मेरी जान, उन यंग लड़कियों को, उन यंग बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहूँगी जो इस वक्त देख के आपको इंस्पायर हो रही हैं और उनको लग रहा है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं? क्या कहोगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में आप हैं अपने काम से प्यार करना सीखें, और उसमें ये रह के नहीं आपने काम करना कि मेरे कोलीग्स क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी ये काम कर रही थी तो उसमें मेरे कोलीग जो थे वो काफ़ी मतलब मैं उनसे अहेड जा रही थी, लेकिन उसमें ये नहीं सोचना आपके कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी क्या कर रहे हैं। आपने उनकी पेस से नहीं चलना, आपने अपने अकॉर्डिंगली वर्क करना है, अपने इंटरेस्ट जो है उनको ढूंढना है और उनके ऊपर काम करना है, और इंशाल्लाह अगर हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह वो पे ऑफ भी होगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू। सो व्यूअर्स, अनदर ब्रिलियंट यंग पर्सन। हम तो इस खोज में रहते हैं कि इस तरह के ब्रिलियंट लोग हमें मिलें। तो अगर आप लोग भी सजेस्ट करते हैं कोई ऐसे लोग जिन्होंने कोई डिफरेंट चीज़ की है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स की है, एज डजंट मैटर व्यूअर्स, चाहे 4 साल का बच्चा हो या 90 ईयर्स की कोई बुज़ुर्ग हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं हम उन हीरोज़ को हाईलाइट करें जो हमारे मुल्क के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। तो अगर आपकी भी कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर हमारे मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे हमें DM करें, डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। हम ज़रूर उनसे रब्ता करेंगे और उनको अपने प्रोग्राम पे बुलाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, टेक्निकली तो पाकिस्तान में और एक और मुल्क में ही मनाया जा रहा है वर्ल्ड पोलियो डे। इस साल की थीम है एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए
हमें जिन एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है उनसे तो हम बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स आज के दौर में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो दो मुल्क हैं जहाँ पे अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, एडिशनल डायरेक्टर सर्वेलेंस इन EPI डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। EPI बेसिकली एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश भट्टी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। डॉक्टर साहबा थैंक यू, आज आपने टाइम निकाला। आपको पता है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन क्या हर रोज़ ही बात करनी चाहिए, और हम भी कोशिश करते हैं कि जब भी कभी किसी भी चीज़ की इम्यूनाइजेशन की बात हो, पोलियो की हम ज़रूर बात ऐड करते हैं। इवन जब HPV वायरस की जब आप लोगों ने इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी, बाय द वे आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड आई वांट टू गिव यू मतलब माय रिगार्ड्स कि आपने इतनी ब्रिलियंट उसकी भी कैंपेन चलाई, इसके बावजूद कि उसको लोगों ने ख़राब करने की भी कोशिश की, उसी तरह जिस तरह पोलियो को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बात अभी इस पे करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हैं। आपका नाम है आयशा अली। अस्सलाम वालेकुम। आयशा इज़ अ पोलियो सर्वाइवर। इनको 2 साल की उम्र पे पोलियो हुआ था। आज माशाल्लाह मैरिड भी हैं, इनकी बेटी है एक, और उसके अलावा पोलियो वर्कर हैं। अब देखें ना कितना खूबसूरत एग्जाम्पल ऑफ समवन कि ख़ुद किसी एक तकलीफ़, दिक्कत, मुश्किल से गुजरी, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी लोगों के काम आऊँ और कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसको पोलियो के कतरे ना मिले। सो व्यूअर्स, जैसे अभी ब्रेक से पहले एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात हुई जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रही हैं, उसी तरह ये दोनों पर्सनालिटीज़ भी हमारे मुल्क के बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहबा, सबसे पहले कितने अफसोस की बात है कि आज हम भी पोलियो का दिन मना रहे हैं सिर्फ एक और मुल्क के साथ, बाकी दुनिया में मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में पोलियो की बात करें तो यंग जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा क्योंकि कब का ख़त्म हो गया पोलियो वहाँ पे। जी मैम। एक्चुअली पोलियो एरेडिकेट करने के लिए हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी जैसे आज 24 अक्टूबर, ये बेसिकली जो साइंटिस्ट है जोनास साल्क, जिसने ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई इन 1955, उस टाइम पे ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई थी, और उसके बाद से अब तक मतलब इतने साल गुजरने के बाद हम लोग अभी तक उस पर काबू नहीं पा सके। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम लोगों के यहाँ अवेयरनेस नहीं है। लाइक हम लोग पॉजिटिव चीज़ में भी पता नहीं क्यों नेगेटिविटी का एलिमेंट निकाल लेते हैं। अभी जैसे आपने HPV कैंपेन की बात की, अब उसमें भी वो लोग जिन्हें मेडिकल की अलिफ बे नहीं पता है, उन्होंने उसके बाद उसके ख़िलाफ़ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू के दिनों में किया। मेरी जान, यूट्यूब पे वीडियोस, अच्छा मुझे कैंपेन का कैसे पता चला? ऑब्वियसली PTV हमें तो न्यूज़ मिली, लेकिन उससे पहले ही जब ये शुरू हुई है तो रैंडम लोग, जैसे कि आपने कहा, जिनको अलिफ पे नहीं पता मेडिसिन की, वो यूट्यूब पे अपने चैनल्स में वीडियोस बना रहे थे कि भाई हम वायरल हो जाएंगे, और हमारी बड़ी वाहवाह हो गई। और उन्होंने कितना नुकसान किया उन लोगों का जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी HPV से। उसकी वजह से हमें शुरू के कैंपेन के दिनों में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत रिलक्टेंस आई, लेकिन वही बात है कि उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने एज अ होल डिफरेंट स्टेप्स लिए, और अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है वी वर एबल टू कोप अप विद दैट, और अल्टीमेटली द कैंपेन गॉट सक्सेसफुल माशाल्लाह। हाँ, बट अगेन पोलियो के साथ भी डिफरेंट तरह के मिथ्स जोड़ दी गई। शुरू में कहा गया कि शायद ये बच्चे रोकने के लिए पिलाए जा रहे हैं, इससे बांझपन हो जाता है औरतों में भी और मर्दों में भी। व्यूअर्स, कॉमन सेंस की बात है, एक मुल्क में कैसे बांझ करने के लिए लोगों को, या लोगों को फर्टिलिटी उनकी ख़त्म करने के लिए कैंपेन चल सकती है? इलॉजिकल बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, एक अजाब बर्पा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। बहुत छोटा सा आंसर हम लोग देते हैं कि अगर यही टारगेट होता तो पैनाडोल की गोली जो हर बंदा सुबह शाम खा रहा है, उसमें नहीं, वो पैरासीटामोल में नहीं इंट्रोड्यूस कराई जा सकती थी। तो ये जस्ट मिथ्स हैं। तो आज का दिन जो है, इसकी मुनासबत से भी बेसिकली हमें लोगों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन जो है ये बीमारी से बचाने के लिए है, बीमार करने के लिए नहीं है। मतलब आपके एक गवर्नमेंट की ओनरशिप है, अगर किसी चीज़ को लेके उसको गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है तो डेफिनेटली दैट इज ऑथेंटिक। हो रहा था ना, प्राइवेटली होता तो हम कहते हैं कि चलो क्या सिचुएशन है। एक चीज़ गवर्नमेंट लेवल पे की गई जिसको प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर बच्चा पैदा करते हैं तो पोलियो के कतरे पैदाइश पे पिलाने ही पिलाने हैं। व्यूअर्स, कितना बड़ा मसला होगा ये। पूरी दुनिया में कहीं पे इतनी ज़्यादा फ्री इम्यूनाइजेशन दुनिया में कहीं पे नहीं होती जो EPI हमारा एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में प्रोवाइड की जाती है। राइट के रॉन्ग मैडम? बिल्कुल ठीक है। और देखिए, मैं कोई आपके इदारे के लिए काम नहीं करती,
मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी ब्लंट बात कर रही हूँ, एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं ये बात यहाँ पे कह सकती हूँ कि जी मैंने ये बात ही नहीं करनी, आप लोग गलत बात कर रहे हैं या आप लोग हमारी आवाम को बेवकूफ़। पकड़ है, हम सारे लोग जो यहाँ पे, आप हम में से किसी को पकड़ सकते हैं अगर कोई इशू हो, लेकिन मसला पता है क्या होता है, जब बच्चे को पोलियो हो जाता है और फिर वो एक मेजर तकलीफ के अमल से गुजरता है और बड़े केसेस में डेथ भी हो जाती है, तो फिर सब पिट रहे होते हैं। सो बात को वहाँ पहुँचने क्यों देते हैं डॉक्टर साहबा? एक्चुअली पोलियो बेसिकली एवरीवन नोज़ कि ये एक मूजी मर्ज़ है, ये उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है बच्चों को। मेनली ये इफ़ेक्ट करता है 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को, लेकिन बड़े लोगों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, बट मेनली 5 ईयर से छोटे बच्चों को। अब इसमें मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनमें पोलियो वायरस उनकी बॉडी में एंटर हुआ और उनकी बॉडी से निकल गया और उनको सिम्टम्स क्या है, सिर्फ बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम, बॉडी एक, सिर्फ इतने से सिम्टम्स आते हैं और पोलियो उसकी बॉडी से तो निकल जाएगा लेकिन वो सर्कुलेट करेगा, पखाने के ज़रिए खारिज होता है जिस्म से, और उसके बाद आपकी सैनिटरी जैसे व्यूअर्स टाइफाइड फैलता है ना, हमने टाइफाइड पे कितने प्रोग्राम्स किए रिसेंटली व्यूअर्स, Yes. उसी तरह फीकल ओरल, यस इट्स फीको ओरल रूट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ताकि वो आम लोग समझ सकें उसको। तो दैट इज बेसिकली कर रहे हैं 20 साल से इस पे। मेरा बड़ा आपकी सोच है कि जितने पोलियो पे प्रोग्राम किए हैं उतनी किसी और मतलब मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे प्रोग्राम में ऑलमोस्ट डेली वी हैव अ डॉक्टर। अभी जैसे डॉक्टर सुनैना भी आई थी तो शी वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल आल्सो। सो द फैक्ट इज़ हम तो चाहते हैं कि तालीम का और सेहत का निज़ाम इस मुल्क में ठीक हो जाए ताकि 90% मसाइल ही मुक जाए। तो हमारे साथ आयशा जी आपकी कहानी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि सर्वाइवर इसलिए कह रही हूँ कि बड़े लोग हैं जो पोलियो सर्वाइव ही नहीं करते। बिल्कुल। उसी दौरान बीमारी थोड़ी सी जब आती है वो सारा कुछ होता है, उसी में डेथ हो गई, बात ख़त्म हो गई। आप सर्वाइवर हो, आपकी कहानी क्या है बेटे? मैं 2 साल की थी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बुखार होता है, ऐसे मुझे भी हुआ था और मेरी जो मैं बिल्कुल बेड पे हो गई थी, मतलब क्रोलिंग भी नहीं कर पा रही थी, मेरी टांग बिल्कुल जैसे हिल भी नहीं सकती वैसे हो गई थी। अभी भी मेरी एक टांग जो है वो थोड़ी वीक है, लेफ़्ट वाली और राइट वाली जो है वो ठीक है। तो फिर मेरे पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं थी इस हवाले से कि पोलियो जो है वो तब 1988 में जब मुझे पोलियो हुआ तब इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इतना पता नहीं था कि पोलियो हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। माँ बाप ने कभी पोलियो के कतरे कभी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, EPI की जो इंजेक्शंस होते हैं कभी लगवा लिए, कभी नहीं लगवाए, कभी पोलियो ड्रॉप्स पिला लिए, कभी नहीं पिलाए। जान, जब आप एज अ पोलियो वर्कर काम करते हो जी, और जब आपको कोई ना करता है कि हम नहीं पिलाएंगे या चले जाओ यहाँ से जी, उस वक्त आप पे क्या गुजरती है? मुझे तब बहुत बुरा लगता है कि देखें आप अपने बच्चे का हर फैसला करते हैं ज़िंदगी से, जब आपका बच्चा पैदा होता है तब आपका बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी करने तक आप अपने बच्चे का हर फैसला करते हैं, तो फिर ये फैसला लेने से आप क्यों मना करते हैं? और आपने तो भुगता हुआ है इसको। मैंने तो भुगता हुआ है, मैं उन्हें बताती हूँ। आपकी तो कोई फॉल्ट नहीं थी ना, आप तो 2 साल की थी। मैं तो 2 साल की थी, मैं तो कोई कसूर नहीं और था। उसका खमियाजा आपने सारी जिंदगी भुगता। सारी जिंदगी भुगता। अब ऐसे आपका बच्चा भुगतेगा। अब डॉक्टर साहब ये पता है ना कि मतलब लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि एक दफ़ा हमारे नेबरहुड में ना इसी तरह ना वो थोड़ा सा मुँह मारी वाला मामला हो गया, तो मैं बाहर लॉन में कोई काम करा रही थी तो मुझे आवाज़ आई तो मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि 2 पोलियो वर्कर्स जो लेडीज़ खड़ी हुई हैं वो गेट पे कह रही हैं, वो कह रही जी हमारे पास दर्ज है कि आपके 2 बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के। मैंने कहा हमारे कोई बच्चे नहीं है। अब मुझे पता है कि उनके बच्चे हैं क्योंकि उनके बच्चे अक्सर बाहर वो खेल रहे होते हैं, साइकिल वगैरह चला रहे होते हैं। अब मैं देख रही हूँ उन्होंने इतने हार्शली बात की कि फाइनली मेरे से रहा नहीं गया, मैं चल के वहाँ पे चली गई। आप सोचे कितना ऊंचा बोल रहे होंगे कि मुझे अपने घर में एक गली दूर आवाज़ आ रही है। मैं डोलती डालती गई, मेरे साथ मेरे गार्ड गए, मैंने कहा क्या हुआ? कहते ज़बरदस्ती हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे। मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो कानूनी तौर पे आपको पिलाने पड़ेंगे, ये लॉ है, ये लॉ है पाकिस्तान का। दूसरी बात, पोलियो के कतरे अभी मैंने अपनी बेटी नूर को पिलाए हैं, ये यहीं से पिला के आपकी तरफ आगे उस गली में, नेक्स्ट गली में आए हैं। इशू क्या है? आपको नहीं पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं स्टेट चैनल पे काम करती हूँ, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। मुझे हैरत हुई कि पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो जिनको नहीं, जिनके पास तालीम, उन बेचारों को फिर किस तरह हम ब्लेम कर सकते हैं? बेसिकली हम वालिदैन से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि पोलियो जो है ये एक मुज़ी मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है।
2 कतरे पोलियो के पिलाना अपेरेंटली एक बहुत छोटा कदम है, लेकिन ये एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। और इसके लिए सिर्फ हम अपने आप को सेव नहीं करते, हम सिर्फ अपने बच्चों को सेव नहीं कर रहे, हम लोग इन वैक्सीन कैंपेन्स के ज़रिए हर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो बच्चे इम्यूनो, क्योंकि आपका वो ट्रांसमिशन ब्रेक डाउन होती है, एक से जो दूसरे को हो रहा है, जो ट्रांसमिशन है वो ब्रेक डाउन होती है विद दीज कैंपेन्स, विद ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। तो उससे क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है, और वो लोग जैसे कि आपने अभी बताया जो रिलक्टेंट है, जो नहीं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते या जिनकी इम्यूनिटी लो है, वो लोग भी इससे सेव हो रहे हैं। सो डॉक्टर साहिबा, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन ऑल्सो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल? ऑब्वियसली दुनिया भर से पोलियो का ख़त्म हो चुका है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, इन मिथ्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैम कितनी दफ़ा कतरे दे सकते हैं? इस पे हमेशा एक वो होती है कि भाई 4 दफ़ा तो पिला दिए। नहीं देखिए, ये हमें 2 कतरे हैं सिर्फ, इट्स अ किल्ड वैक्सीन, वो आपको वो आपको बीमार नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपके अंदर इम्यूनिटी जनरेट कर रही है। अभी जो 1-2 केसेस अभी जो रिसेंट केसेस रिपोर्ट हुए भी हैं, उनमें भी क्या है कि अगर पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ भी है तो उन्होंने उनको पैरालाइज नहीं किया, रीज़न बीइंग इम्यूनिटी बिल्डअप हुई हुई थी, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई हुई थी। और दूसरा, आज के दिन के हवाले से मैं ज़रूर ट्रिब्यूट देना चाहूँगी पोलियो की टीम्स को, उन तमाम लोगों को जो पोलियो के लिए काम कर रहे हैं। कुड यू बिलीव जुगन, अगर एक बच्चा भी रिपोर्ट होता है पूरे मुल्क में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील, किसी यूसी लेवल पे एक बच्चा भी रिपोर्ट होना कि भाई ये बच्चा चल फिर रहा था, अभी इसने चलना छोड़ दिया है, चाहे वो पोलियो की वजह से हो, चाहे वो कोई गलत इंजेक्शन की वजह से हो, जिस वक्त हमें ये रिपोर्ट मिलती है कि बच्चा पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, इसमें कमज़ोरी या मजूरी आई है, हमारी टीम्स उसके घर तक पहुंचती हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आपको डेजर्ट एरिया में जाना पड़ा है, पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि उस बच्चे तक पहुंचा जाता है, हमारी टीम्स वहाँ तक पहुँचती हैं, उनका स्टूल सैंपल लिया जाता है, उसको एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे इस्लामाबाद तक पहुँचाया जाता है सेंट्रल लैब में, और वहाँ से उसको कंफर्म किया जाता है कि इज दिस पोलियो और नॉट। तो इतनी एफर्ट करिएगा, पूरे इलाके की रीवैक्सीनेशन की जाती है, अगर वहाँ सिर्फ उस बच्चे और उसकी फैमिली की नहीं, पूरे उस इलाके को वैक्सीनेट किया जाता है, चाहे 6 दिन पहले कैंपेन खत्म हुई हो। राइट मैम? एग्जैक्टली, जहाँ पर भी आपका केस डिटेक्ट हुआ है वहाँ पे फिर उसके बाद केस रिस्पांस का एक पूरा सर्कल जनरेट किया जाता है। तो इतनी सारी एफर्ट जो है की जा रही है, लेकिन ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक हमारी आवाम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगी एज अ वर्कर? देखिए, आप तो ऑन ग्राउंड जाती हैं जी, आपको तो पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लोगों का भी रिस्पांस, लोगों के जहन में क्या बातें हैं, आपका क्या इस पे फीडबैक है? मैं लोगों से कौन सी चीज़ें लोग अगर करनी छोड़ दे तो आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा? जैसे कि लोग एक तो झूठ बहुत बोलते हैं कि जी हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, या झूठ बोल दिया बच्चे घर से कहीं गए हुए हैं, नानों के घर गए हुए हैं, कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, या लाहौर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन बच्चे अंदर होते हैं। और कुछ लोग कह देते हैं कि जी हमारे घर में तो बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन बच्चे अंदर सो रहे होते हैं। अगर लोग ये करना बंद कर दें तो वही बच्चे जो हमारे मिस में जाते हैं, या उन्हीं बच्चों में अगर मसला हो जाए तो फिर वही माँ बाप हमें पछता रहे होते हैं बाद में कि हम अगर पोलियो की टीम के साथ कोऑपरेट कर लेते तो आज हमारा बच्चा इस बीमारी में मुब्तला ना हुआ होता। क्योंकि एक्चुअली आप तो कोई भी जॉब कर सकती थी जी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह है, आपको ज़रूर पोलियो सर्वाइवर है, लेकिन इतना पता नहीं चलता। बंदा ये भी कह सकता है कि शायद वैसे ही कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता है, कुछ हुआ होगा तो लिम्प है, तो उतना अल्लाह का शुक्र है आपका ऑब्वियस नहीं है। मेरे माँ बाप ने इतना कर दिया कि मैं आज स्टैंड हो सकती। अल्लाह का शुक्र है अगेन, क्योंकि अगर हो भी जाए पोलियो व्यूअर्स तो फिर एक पूरी फिजियोथेरेपी और 1000 और मामला आते हैं जिनको आपको करना पड़ता है। और जैसे कि मैम ने कहा, हो गया तो हो गया, जितना हो गया उधर से वापसी नहीं है, वापसी नहीं है। सो आप इस तरफ क्यों आई? मैं इसलिए आई क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती थी, देखें हर बच्चा जो पोलियो से मुतासिर हो चुका है वो पोलियो सर्वाइवर हर कोई नहीं बन सकता। मैं इसलिए बनी कि मैं लोगों को बता सकूं और लोगों को दिखा सकूं कि देखें मुझे पोलियो हुआ
और मैं जैसे वीक हूँ, मेरे मसल्स वीक हो गए हैं, मैं जैसे बैलेंस होके चल नहीं सकती, भाग दौड़ नहीं सकती, कई कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिल करता है करने को, लेकिन हम नहीं कर सकते। माओ, अब जी, आपकी बिल्कुल। बेटी माशाल्लाह 2 साल की जी, है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो भागती दौड़ती जी, होगी, बिल्कुल। आपका दिल चाहता होगा मैं भी उसके पीछे भागूं, जी बिल्कुल, बट एक फिजिकल लिमिटेशन, और सिर्फ इसलिए सिर्फ दो इसलिए कतरे 2 कतरे नहीं 2 पिए। कतरे की बात थी, सिर्फ डॉक्टर साहबा 2 कतरे की बात थी। पता है हम हमेशा ये सोचते हैं डॉक्टर साहबा कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, कि ये हमारे बच्चे को तो नहीं होगा। इसीलिए व्यूअर्स बार बार पोलियो के कतरे पिलाएं। नूर अब माशाल्लाह 5 साल की हुई है और मेरे ख्याल से 5 साल की उम्र तक कम से कम कोई 15 दफ़ा वो पोलियो के कतरे पी चुकी है। इवन घर पे आके पिला के गए होते थे, और अगर स्कूल से लेटर आता था कि जी पोलियो की टीम्स आ रही हैं कतरे पिलाने के लिए, तो हम उस पर भी अप्रूवल दे क्योंकि देते इसका थे। फ़ायदा, इसका नुकसान नहीं है। मुझे पता है ना, यही तो बात हमने इनको बहुत बतानी है अपने व्यूअर्स को। तो मैम आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। पोलियो कैंपेन अभी जैसे दोबारा से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए दरख्वास्त जो है मैं सब वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चे अपना डिसीजन नहीं ले सकते। बीइंग पेरेंट्स, ये बच्चों का हक है आप पे, और आपका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें हर कैंपेन में पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं, और हम सब को मिल के एफर्ट करनी है मैम, कोई टू मेक टीका होता है? पाकिस्तान पोलियो फ्री। कोई टीका होता है पोलियो? एक्चुअली अभी EPI प्रोग्राम में अभी हम लोगों ने इंजेक्टेबल पोलियो, जो आपकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, वो भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। अमेजिंग। उससे आपकी इम्यूनिटी जो मज़ीद बूस्ट अप हो जाएगी। ओरल जो है वो भी रूटीन में शामिल है, और उसके साथ एक इंजेक्शन जो है वो IPV का ऐड किया गया है, जिससे उसकी इम्यूनिटी मज़ीद बूस्ट अप हो जाती डॉक्टर है। साहब किस स्टेज पे लगेगा ये इंजेक्शन? ये बेसिकली 4, 6 लाइक 6, 10 और 6, 10 और 14 मंथ्स पे जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसमें 0 पे ओरल पोलियो दिया जाता है, देन 6 वीक्स, देन 10 वीक्स, और उसके बाद फिर हम IPV का इंजेक्शन लगाते हैं। बिल्कुल। दैट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू OPV, बट उससे इम्यूनिटी को एक मज़ीद अच्छा बूस्टअप मिलता है। तो यानी कि अगर खुदा न खास्ता और आपके अभी सिस्टम बल्कि में चला अभी लाहौर में एक कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम लोग यही IPV जो है उसका फ्रैक्शनल IPV वो लगाएंगे, और आई होप कि उसमें मज़ीद लोग इस तरह की मिसकंसेप्शंस जो हैं वो ना क्रिएट करें। बल्कि डॉक्टर साहब एक जब नेक करेंगे मकसद है, तो आप उसको आइएगा प्रमोट अपने करना प्रोग्राम चाहिए। पे, तो विल टॉक अबाउट इट देन। Sure. लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। क्योंकि देखिए मैंने तो एक बात रियलाइज़ की है कि अगर एक एंड पे एंटी कैंपेन चलती है, तो फिर हमारी कैंपेन भी चलनी चाहिए, और जिसमें उसका मैं फ़ायदा व्यूअर्स होता है। टीवी के लोगों को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, मीडिया के अपनी बहनों को और अपने भाइयों को। देखिए हम सब अपने हज़ारों प्रोग्राम्स करते हैं रेटिंग्स के लिए, राइट, जिसमें हल्ला गुल्ला ये वो वटेवर होता है। अगर हम सारे ये फैसला कर लें कि जब भी कोई इस तरह की कैंपेन चलती है, हम उसकी सपोर्ट में रेगुलर बात करें, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे बात करें, तो जो लोग नॉनसेंस बातें कर रहे हैं उनको जब ऑथेंटिक लोग जस्टिफाई मतलब क्लियर कर देंगे उनकी मिसकंसेप्शंस पे, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ना। तो हम मीडिया वालों को भी, जहाँ पे इतनी चीज़ें हम लगाते हैं अपने सोशल मीडिया पे, रीले रूले ये वो वटेवर, तो ब्रेस्ट कैंसर की सपोर्ट में कितने लोग आजकल पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो पोलियो तो एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी पहले हमारे मुल्क में ख़त्म हो जानी चाहिए थी। 16 साल से मैं लगी हुई हूँ और इसी हेल्थ पे, प्लेटफॉर्म पे। वैक्सीन पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हमारी CM से लेके लाइक प्राइम मिनिस्टर, CM, फेडरल मिनिस्टर, हमारे जो अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज़, हर बंदे ने इस कैंपेन को पर्सनल लेवल पे प्रमोट किया। अभी जैसे HPV कैंपेन थी, पोलियो कैंपेन है, तो लोग पर्सनल लेवल पे अपने पर्सनल अकाउंट से इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोगों में हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट हो, और हम लोग लाइक वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। आई नो आज आप लोगों का बहुत हैवी डे है, बट हमने भी ये अपना हिस्सा डालना था, तो थैंक यू कि आपने हमें हेल्प की अपना हिस्सा डालने थैंक यू में। फॉर कॉलिंग अस। व्यूअर्स यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाते हुए फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, व्यूअर्स जान है तो जहान है। बच्चे पैदा होते हैं जब माँ की कोख में ही होते हैं, तो जैसे कि आयशा जी ने कहा, पैदा होने से पहले ही मैं तो कहूँगी 1000 प्लान्स होते हैं। हम तो बच्चों की शादियाँ भी प्लान कर लेते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, 2 कतरे पोलियो के मतलब वैक्सीनेशन के, इम्यूनाइजेशन के, जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपको पता है जब नूर और हसन पैदा हुए थे, अभी मेरे सिजेरियन से आँख नहीं ऊपर खुली थी, मैंने सबसे पहला सवाल पूछा, मैं कहा कतरे पे लाए हैं, कतरे पे लाए हैं, क्योंकि ऑनेस्टली व्यूअर्स अपनी आंखों से देखा है कि क्या हो सकता है। आप तो उन लोगों से मिलते हैं ना जो सर्वाइव कर गए, जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प के। उनके माँ बाप से पूछें, वो आज भी ट्रॉमे में हैं 20-20, 30-30 साल बाद। सो प्लीज़, हमारे बच्चे डिज़र्व करते हैं एक लंबी, सेहतमंद, खुशहाल ज़िंदगी, और उसे प्रोवाइड करने के लिए
प्लीज़ एटलीस्ट जो गवर्नमेंट आपको मुफ्त के इंजेक्शंस, मुफ्त की इम्यूनाइजेशंस दे रही है, मुफ्त के कतरे दे रही है, वो तो पिलाएं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दुआओं में याद रखिएगा। क्या बात है व्यूअर्स, ये जो बहुत ही खूबसूरत शाहकार आपने देखा है, इसके इन्वेंटर्स, इसके क्रिएटर्स, इसके प्रोड्यूसर्स, इसके डायरेक्टर्स आज हमारे साथ हैं। दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। खैर, एक तो ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं, क्योंकि जो काम ये करते हैं वो कोई भी नहीं करता पाकिस्तान में, और ये एक्चुअली एक फ़ैक्ट है। इतनी बड़ी बात आपको पता है व्यूअर्स, मैं यूजुअली कहती नहीं हूँ इतनी बड़ी स्टेटमेंट, हम स्टेट चैनल पे बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ शाहिद महमूद भट्ट हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब शाहिद भाई माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं रोस्टेक फायरवर्क्स फेस्टिवल मॉस्को रशिया में 2022 में। रिसेंटली ये जो अभी आपने फुटेज देखी है, ये चाइना में इंटरनेशनल फायरवर्क्स कंपटीशन था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे 4 कंट्रीज़ ने भी हिस्सा लिया। अब क्या बना क्या नहीं बना ये तो शायद भाई हमें खुद ही बताएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन थी। और इस इवेंट में JF-17 थंडर को फायरवर्क्स के ज़रिए इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया गया। मैनू नहीं समझ आई कि मैंने क्या कहा है, ये अब शायद भाई समझाएंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे साथ पायरो इंजीनियर हैं और इनके साहबजादे हमारे साथ हैं मुहाब अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सही नाम बोला है कि गलत? बिल्कुल सही बोला है। मुहाब इज़ ओनली 28 years old व्यूअर्स एंड माशाल्लाह ही इज़ अ पायरो इंजीनियर। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुनैना से मुलाकात कराई, डॉक्टर अफजाल की साहबजादी। आप देखें कि व्यूअर्स, लोग कहते हैं हमेशा कि जब बाप बहुत बड़े काम करता है तो बच्चे उस पर पूरे नहीं उतर पाते, लेकिन ये जनरेशन ये बात प्रूव कर रही है कि अगर बाप कोई आला काम करता है तो बच्चे शाना बशाना चल सकते हैं और उनका भी नाम रोशन कर सकते हैं उनसे अगले काम करके। तो हमारी बड़ी होप्स हैं अपने प्यारे बेटे से। और माशाल्लाह ही इज़ करंटली सर्विंग एज चीफ पायरो इंजीनियर एट अलाइड फायरवर्क्स इंटरनेशनल, जहाँ पे ये लीड करते हैं क्रिएटिव शो डिज़ाइंस एंड इनोवेटिव फायरवर्क्स। राइट। तो ऑब्वियसली सीनियर तो बाबा ही हैं, तो हम उनसे शुरू करेंगे। शाहिद भाई, आपको ऑब्वियसली आप पहले भी हमें बता चुके हैं फायरवर्क्स ये वो क्या, मैं जानना चाहती हूँ ये जो आप चाइना में करके आए हैं, देखिए, और उस मुल्क में करके आए हैं जिसने अभी अभी कुछ दिन पहले ही वो एक वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि 16,000 से ज़्यादा ड्रोन्स इन्होंने उड़ाए और पता नहीं क्या किया। जी उस मुल्क में जाके अपना नाम बनाना कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया, क्योंकि देखें हम लोग जब किसी मुल्क में जाके खुद को नहीं बल्कि हम हमारा नाम, हमारी कंपनी तो बहुत पीछे होती है। सबसे पहले हमारा मुल्क होता है पाकिस्तान, तो हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारा शो थीम था पाक चाइना फ्रेंडशिप। तो मेरे बहुत से आइडियाज़ मुझे आए, मेरा बेटा इसके साथ मैंने बहुत सी चीज़ें शेयर की कि यार इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो एट द लास्ट मोमेंट अल्लाह बड़ा करीम होता है, वो आपको एक्नॉलेज करता है, ख़ुद से बताता है, वदियत करता है। तो ये आइडिया है कि यार अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था तो हमारी चीज़ें बड़ी वायरल हुई थी, तो क्यों ना हम अपनी इस थीम को उसमें करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ये चीज़ें नसीब नहीं होती, ना रिसोर्सेज हैं, ना टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ करने के लिए, ना ये मसाइल हैं बहुत से यहाँ पे, लेकिन हमारे पास सब चीज़ें थी। तो इसको हमने ये दुनिया में फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ और पूरी दुनिया में ये लाइव किया। तो बिलीव करें, जब हमने ये किया तो वहाँ पे कोई 2-2.5 लाख का क्राउड बैठा हुआ था। अब आप एक बात मैं यहाँ पे शेयर करूँगी व्यूअर्स, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट किया फ्रांस ने, रशिया ने, USA ने, और नहीं, फ्रांस ने, रशिया ने और UK ने और पाकिस्तान ने। अब आप देखें कि इन 3 मुल्क के क्या मामलात और हालात हैं, फाइनेंशियल भी और दूसरे भी। और फिर पाकिस्तान वाहिद मुल्क जो अभी भी डेवलपिंग नेशंस में आता है, क्योंकि देखिए रशिया, फ्रांस और UK तो सेट है। तो
मुकाबला भी उनके साथ, और यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर वाला मुल्क भी नहीं आया, और भी बहुत ऐसे मुल्क नहीं आए जो कर भी सकते थे पार्टिसिपेट अगर करना चाहते, लेकिन नहीं किया। बिल्कुल नहीं करते लोग, आते हैं डरते हैं वहाँ से आने में। क्योंकि चाइना में आके वही वाली बात होती है ना, जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जाके हम किस तरह प्रूव करेंगे? देखें ये जो टॉप टेक्नोलॉजी कंट्रीज है, मेरा जो अपना ख्याल था कि हमें नहीं जाना चाहिए, पहले फर्स्ट स्टेप ये था। तो ये आइडिया किसका था जाने का? ये आइडिया मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बाबा यार, ये दुनिया है, तो हमें जाना चाहिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए। चले आपके पास वापस आती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगी। इनको कन्विंस करना क्यों मुश्किल था आपके ख्याल से एज अ यंग पर्सन? बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और ये जो इनकी जो थॉट्स होती हैं हमेशा वो एक बियॉन्ड द बाउंड्रीज होती हैं, तो उस बाउंड्री को क्रॉस करके इनको समझाना और कन्विंस करना कि ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन देखो बेटे, बेइज्जती भी तो हो सकती थी ना। उनको तो ये ज़्यादा कंसर्न था कि हम कर तो लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि हमारी कोई पोजीशन ही ना आए या हम बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाएं और फिर लोग कहें कि पता नहीं इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था जब इनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस रिकॉर्ड। जब 2022 में मैंने शो डिज़ाइन किया फॉर पाकिस्तान, मॉस्को वाला, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया विद इन द 8 कंट्रीज़, तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिली। जब मैंने पहली गोल्डन ट्रॉफी पाकिस्तान को जिता के दी वहाँ से, तो वहाँ से एक इनर सेटिस्फेक्शन मिली कि ठीक है कि मैं किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और अपनी मेहनत से, अपने आइडियाज़ से, अपनी क्रिएटिविटी से उसको पुट करूँगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ जीत के लेके आऊँगा। फिर भैया आप लोग ऑन ग्राउंड गए, फिर क्या हुआ? जी देखिए, मेरा जो एम रहा है, मकसद रहा है हमेशा से, और हमेशा जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह यही रहेगा, इंशाल्लाह, कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने पाकिस्तान का इमेज जो है, एक अच्छा इमेज उसको प्रेजेंट करूँ दुनिया के अंदर। तो मैंने इस पे बहुत कॉन्स्टेंटली इस पे काम किया, और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अब अल्लाह करीम है, वो जब आपसे उसने कोई काम लेना होता है तो वो आपको सारी चीज़ें बता देता है कि क्या करना है आपने। तो ये पाक चाइना फ्रेंडशिप थी, जब हमने इसको किया तो वहाँ पे कोई 2-2.5-3 लाख का क्राउड था, बिलीव में सब का सब स्टैंड अप हो गया, खड़ा हो गया, पाकिस्तान पाकिस्तान शाउटिंग शुरू हो गई। तो इसमें हमें बहुत सी प्रोजेक्शन मिली वहाँ पे, हमें वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के प्रिंट मीडिया ने हमें छापा। हमारे एम्बेसडर साहब हैं टू चाइना, हिज एक्सलेंसी खलील हाशमी साहब, उन्होंने भी हमें बुला के एक्नॉलेज किया, हमें बहुत इज्जत दी। तो बेसिकली जो एम है, जो मकसद है कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज एज ए पाकिस्तानी, और ये हम सब का, ये हम सब पे भी फ़र्ज़ है, ये हमारा हक है कि हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है दुनिया के सामने पुट करें। और ये देखें, वो हाथ में तो अवार्ड दिखा रहे, बट आपके पास भी अवार्ड है, राइट भैया? माशाल्लाह, पोजीशन आपकी सेकंड आई, राइट? अच्छा, फर्स्ट में क्यों रह गए आपके ख्याल से? क्योंकि देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी जो लोग कर रहे होंगे उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं होगा। सबसे सीनियर तो प्रॉबेबली आप ही होंगे वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सर मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा, देखिए सेकंड आना इन 3 ममालिक के साथ compete करते हुए बहुत बड़ी बात है, अनएक्सपेक्टेड बात है, सच्ची बात है। मतलब हम लोग भी हैरान थे सुन के कि इनके साथ कंपटीशन था। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर श्रीलंका बांग्लादेश का होता तो बंदा कहता कि चलो यार उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन इस तरह करके फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस के साथ मुश्किल हो जाता है। सेकंड आने का रीज़न आपको क्या लगता है क्या था, और फर्स्ट पे हम क्यों नहीं आ पाए? जी देखें, जो जहाँ पे हम लोग गए, ये टॉप टेक्नोलॉजी कंट्री है बिल्कुल। हाँ। वहाँ से आपको कुछ चीज़ गेन करके लेके आना ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से अपने गोश्त निकाल के लेके आना। तो मेरा जो ख्याल था कि यार यहाँ पे हम लोग मे बी कुछ बेहतर कर पाएंगे, लेकिन हमने बेहतर किया इटसेल्फ, और इसको दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया। तो देखें, हमारा जो मकसद था वहाँ पे अपने आप को एक्नॉलेज करवाना, अपने पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करना, और दुनिया को बताना कि लुक कि पाकिस्तान अब कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान अब तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान बहुत बहुत पहले तब्दील हो गया था, लेकिन दुनिया को अब यकीन आया कि पाकिस्तान बदल गया। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सेकंड पोजीशन भी ली है,
एज ए तो यूके ने ऐसा क्या किया, क्योंकि हम उनकी तो नहीं चीज़ें दिखाने में इंटरेस्टेड ना, तो वैसे ही मैं, उन्होंने ऐसा क्या किया? देखिए हमारा तो कॉन्सेप्ट भी इतना ब्रिलियंट था, पाक चीन दोस्ती इज़ अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो टू प्रेजेंट ओवर देयर। देखें, जब हम लोग पहली बार चाइना गए कंपटीशन लड़ने के लिए, ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कंपटीशन के अंदर। जो जो बड़े नामों वाली मुल्क हैं वो आते हैं सब, तो वो बार बार आते हैं। तो हम वाहिद मुल्क हैं, हम रशिया में गए तो हमने सेकंड अटेम्प्ट पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, माशाल्लाह। और चाइना में गए तो पहले अटेम्प्ट पे हम लोग टॉप पे आ गए। तो वो मैं नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसा हो जाता है। बट एवरीबडी नोज हु इज द बेस्ट। एवरीबडी नोज हु इज द बेस्ट। क्या बात है जी। ये बताइए कि एक पायरो इंजीनियर का पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या फ्यूचर है बेटे? पायरो इंजीनियर, क्योंकि सर का हमेशा यही गिला रहा है कि देखो हम लोग इतनी ज़्यादा क्योंकि जब सारा कुछ बैन हो गया, जब फायरवर्क्स बैन हो गए, जब सारा कुछ हुआ, तो एक बहुत बड़ा डर था गया, क्योंकि वो अगेन हम लोगों के मुल्क में कहाँ बार्स और क्लब्स और ऐसी चीज़ होती हैं, हमारी तो यही एंटरटेनमेंट है। इवेंट हुआ, एंड में खूबसूरत से फायरवर्क्स हुए, कॉन्सर्ट्स हुए, हम तो ऐसे ही एंटरटेन करते हैं। जैसे ही इस टेक्नोलॉजी को, फायरवर्क्स को पाकिस्तान में बैन किया गया, विद द हेल्प ऑफ माय फादर, चाइना से हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान के अंदर, और इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हम लोगों ने बेजा कोशिशें की। और जब अब इस बेसिकली तो फायरवर्क्स का कोई मोटिवेशनल यहाँ पे इंस्पिरेशन नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, इसको मैंने ख़ुद से बिल्ड किया है। इसके ऊपर मेहनत इस तरह की गई कि ताकि पाकिस्तान को दुनिया के उस लेवल पे लेके जाया जा सके जहाँ पे पूरी दुनिया इस टाइम फायरवर्क्स से खेल रही है। तो डे बाय डे वंस माय फादर सेड कि आप अपने पेशे के साथ इस तरह सिंसेयर रहें जैसे आप अपनी माँ के साथ सिंसेयर रहते हैं। माशाल्लाह, तो वो चीज़ मेरे दिल में बैठी, और मेरे उस जज्बे को लेके मैं इस फील्ड को आगे लेके आया, और आज दुनिया के बेहतरीन शो डिज़ाइनर्स में मेरा नाम है। माशाल्लाह, बेहतरीन, क्या टॉप। और यहाँ पे ऑफ कोर्स व्यूअर्स जल्दी से किचन में भी नज़र डालते हैं, क्योंकि एंड में हमने शाहिद भाई से मैसेज भी लेना है कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज आई नो वो एक इनका प्रोजेक्ट ऑन एयर हो रहा होता है तो 6 इनके दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज़ चल रहे होते हैं। तो हमारे भैया के फ्यूचर प्लान्स क्या है ये भी जानना है, बट किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं। जी लाहौरी शाही हरीसा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, साथ में सारे लवाजमात हैं, सैलड है, सब इसको हम नान या रोटी के साथ सर्व करेंगे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब नेक्स्ट हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, मैं तो हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता हूँ। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैंने रिसेंटली कुछ शो पुट किया है तो मेरा नेक्स्ट जो है उससे मिलता जुलता ना हो। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा आपको ही चाहते हैं, बिकॉज आप अगेन मोस्ट क्वालिफाइड, मोस्ट ट्रेंड, और आप साइंटिफिकली काम को लेके चलते हैं। क्योंकि व्यूअर्स ये काम साइंटिफिक है। लोगों को लगता है कि हमें पटाखे लेके आए उनको फाड़ दिया, ऐसे नहीं होता। उसके पीछे एक साइंस है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को भी मद्देनज़र रखना है, एक एक चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि इतना सी भी टेक्निकल फॉल्ट हो तो पकड़ शाहिद भाई की है, राइट? ऑफ कोर्स जी। तो देखिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये आपका साथ देती है। तो मेरा जो पहले भी मेरा इस चैम्पियनशिप्स में जाने का मेरा जो मेरी सोच थी बिहाइंड, वो ये थी कि यार मैं यहाँ से विन करके आऊँ और मेरा पोर्टफोलियो तगड़ा हो, और फिर मैं दुनिया में इंटरनेशनली जाऊँ और वहाँ पे शोज़ करूँ और वहाँ से पैसे कमा के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए लेके आऊँ। और मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो हमारे हीरोज़ होते हैं जो आपको आपके मुल्क का नाम ऊपर लेके जाते हैं, वो पाकिस्तान के परचम को बुलंद करते हैं, तो उनको थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई, आई कैन से हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि वो जो यंगर जनरेशन है उसके लिए वो मोटिवेशनल पर्सन बने। ये मेरा बेसिकली एम है बेसिकली। और सर इसीलिए हमने आपको बुलाया ऑन द स्टेट चैनल। देखिए, प्राइवेट सेक्टर, यही वाली बात अभी ब्रेक से पहले पोलियो से रिलेटेड कर रही थी, उससे पहले जब डॉक्टर सुनैना थी यही बात कर रही थी कि एट द स्टेट चैनल अगर हम किसी को बुलाते हैं और उनको वैल्यू देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को भी फिर इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि ये हमारे हीरोज़ हैं। हम लोग सिर्फ यही इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि कोई ड्रामे की कोई ड्रामों में कोई बंदा बहुत पॉपुलर जा रहा है, उसको बुला लें, सिंगर को बुला लें, म्यूजिशियन को बुला लें, इसको बुला लें। सो व्यूअर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद भाई ने की कि प्राइवेट सेक्टर को भी, और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और डिफरेंट पीपल हैं, कितना लोगों ने वायरल किया कि भाई 16,000 ड्रोन्स जो हैं वो चाइना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया। तो जिस बंदे ने
पाकिस्तानी बंदे नहीं जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और चाइना जैसे मुल्क में जाके रोशन किया, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका भी बेटा, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। आप तो ऑलरेडी नाम रोशन कर रहे हैं हमारे मुल्क का, मज़ीद अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। आपको भी भैया, ब्लेस यू। और व्यूअर्स, जाएंगे हम अब एक वीकेंड की ब्रेक पे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और शाहिद भाई को स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। हर वक्त कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। खुदा हाफिज़।